Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जब अरविंद केजरीवाल साहब रामलीला मैदान में बैठे हुए थे अन्ना हजारे के नेतृत्व में, वो साल था 2011। हम सभी को ऐसा लगा था कि भारत की राजनीति का स्तर बढ़ने वाला है, भारत में लोकतंत्र का स्तर बढ़ने वाला है, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, परिवारवाद मुक्त हो जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता है। और जब भी मैं 2011 में हुई आंदोलन की बात करता हूं तो 1974 मेरे मन में जरूर आता है। 1974 जेपी मूवमेंट, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जेपी मूवमेंट हमारे देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। और आपको पता है, जेपी मूवमेंट और 2011 के आंदोलन में एक कॉमन बात है, दोनों ही आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ की जा रही थी। जेपी मूवमेंट में कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और 2011 में जो आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था। वो लोग सिस्टम सुधारना चाहते थे, देश का लोकतंत्र को और फ्री बनाना चाहते थे। लेकिन पूरे होशो हवास के साथ ये कहना चाहूंगा, जितना भी राजनीति मुझे समझ में आता है या आज तक जितना भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं जानता हूं, अरविंद केजरीवाल से बड़ा जुमलेबाज और झूठा नेता मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। तो आज जिस विषय पे मैं आप सभी से बात करने वाला हूं उसका नाम मैंने रखा है जुमलेबाजी का सच। किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता के सामने जुमलेबाजी करते हैं, किस प्रकार से वो शराब घोटाले के मामले में आज जेल में है अपने अन्य साथियों के साथ, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो। नाणावटी रे साजन तैयार था, किस प्रकार से वो दिल्ली की जनता को मुफ्त में पानी और बिजली बांट करके खुद को साफ सुथरा एक राजनेता बताते हैं। इन सारे बातों को डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इस पूरे मामले में जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या वादा किया था देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने, जब वो पॉलिटिकल पार्टी अपना बना रहे थे। इसके लिए मुझे पूर्व में जाना होगा। 2011 में जब आंदोलन हो रहा था दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो वहां का एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था। उसमें अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि इस कुर्सी में कोई दिक्कत है, चाहे वो पीएम की कुर्सी हो, चाहे वो सीएम की कुर्सी हो, चाहे वो विधायक की कुर्सी हो। इस कुर्सी के ऊपर जो भी इंसान बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है। और वहां से बैठे बैठे अरविंद केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि मैं अपने जीवन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा या राजनीति में नहीं आऊंगा। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। और अब सबको ये पता है कि उसके बाद क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा आम आदमी पार्टी। उसका सिंपल एक झाड़ू था। उस झाड़ू को देख करके मुझे तो यही लगता था कि उससे वो पूरे देश का करप्शन मिटाना चाहते हैं, परिवारवाद मिटाना चाहते हैं। लेकिन कितने लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि आप राजनीति में आ गए। भारत आंदोलनों का देश है और आंदोलन ने बहुत बड़े बड़े राजनेता दिए हैं भारत को। आपका स्वागत था राजनीति में, लेकिन क्या आपने राजनीति में आकर के लोगों का डिमांड फुलफिल किया? क्वेश्चन मार्क। मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल साहब। पॉइंट नंबर 2, जब वो उस समय सीएम बनने वाले थे, जब वो चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली से, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं चाहिए, सरकारी घर नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं चाहिए जो कि एक चीफ मिनिस्टर को मिलता है या मिलना चाहिए। को लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली।
सबको एक बात बताना चाहूंगा कि इस देश में जितने भी स्टेट्स हैं और उस स्टेट्स में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको सिक्योरिटी लेना ही पड़ेगा, आपको आवास लेना ही पड़ेगा, आपको गाड़ियां मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि अगर आप ही सुरक्षित नहीं रहिएगा तो आप किसी भी राज्य को कैसे चलाइएगा। और ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने एफिडेविट पे लिख करके पूरे दिल्ली की जनता को बांटा था। मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है कि मैं सरकार का एक भी फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करूंगा अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता हूं तो। ना ही सीएम आवास लूंगा, ना ही सिक्योरिटी लूंगा, ना ही गाड़ी लूंगा, ना ही अदर कोई फैसिलिटीज लूंगा जो कि एक चीफ मिनिस्टर को यानी कि मुख्यमंत्री को मिलता है। लेकिन उन्होंने सब लिया। वीडियो देखिए आपने लिया, हमने लिया ये पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे कि ये देखिए जी सरकारी उस पर बैठे हुए हैं। भारतीय राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है केजरीवाल साहब। हवाम में सभी के सभी नंगे हैं और ये बात मैं निष्पक्ष और बेखौफ होकर के कह सकता हूं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या अदर स्टेट लेवल की पार्टियां हो, हर पॉलिटिकल पार्टी में बेसिक लेवल का करप्शन देखने को मिला है। हर पॉलिटिकल पार्टी झूठा वादा करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी बयानबाजी भी करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में मल्टीपल लूपहोल्स भी होते हैं। लेकिन जिस प्रकार का जुमलेबाजी और जिस प्रकार का झूठ आप और आपकी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है वो हजम नहीं हो पाता आम जनता को। आम लोग उसको हजम ही नहीं कर पाते। इसका उदाहरण मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार से वो कहते थे कि मुझे किसी भी प्रकार का फैसिलिटी नहीं चाहिए, और बाद में देख लीजिए घर में 2-2 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं, इंटीरियर करोड़ों का लग रहा है, जकूजी लग रहा है, बाथ टब लग रहा है करोड़ों का। कॉन्वे में जब कॉन्वे लेकर के निकलते हैं केजरीवाल साहब तो उनके पीछे 10, 12, 15 गाड़ियां होती है। ये फैसिलिटीज ही है केजरीवाल साहब। अब उनके और वादों के ऊपर आते हैं। केजरीवाल जी ने यह भी कहा था कि मैं अपने पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद नहीं होने दूंगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने ये कहा था कि मेरी पार्टी का कोई भी अधिकारी एक समय पे 2 पद पे नियुक्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 3 उन्होंने ये कहा था कि कभी भी इन फ्यूचर अगर मेरे पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पे भ्रष्टाचार का इल्जाम भी लगता है या आरोप भी लगता है या शक भी होता है, मैं तुरंत उसका इस्तीफा मांग लूंगा। और अगर यही सेम चीज मेरे साथ होती है तो मैं अपना इस्तीफा खुद दे दूंगा। इस्तीफा को मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूं। ये केजरीवाल जी का बयान है। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। अब हम बात करेंगे गठबंधन के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि इस पूरे मामले के बीच में गठबंधन कहां से आ गया। जवाब आपको थोड़ी देर में जरूर मिल जाएगा। इस पूरी वाकया को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। बात है 1974 का, 1974, जब जेपी मूवमेंट हमारे देश में हो रहा था। उस समय गिनी चुनी पॉलिटिकल पार्टीज ही हुआ करती थी हमारे देश में। जब जेपी मूवमेंट का आंदोलन कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ हो रहा था और जब आंदोलन खत्म हो जाता है तो 1980 के बाद मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म होता है हमारे भारत में। उदाहरण स्वरूप बसपा, सपा, जेएमएम, टीएमसी, डीएमके, आईडीएमके और ना जाने कितनी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म होता है, जो कि एक अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। गठबंधन क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा यह भी बता देना चाहूंगा। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मान के चलिए लोकसभा इलेक्शन सभी आने वाले हैं, या फिर मान के चलिए किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि आपस में एक हो जाती हैं। क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे रिलीजियस पॉलिटिक्स होता है या फिर कास्ट पॉलिटिक्स होता है, धर्म के नाम पे राजनीति होती है या फिर जात के नाम पे राजनीति होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एकत्रित हो जाती हैं विपक्ष के सामने मजबूत दिखने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए। बेसिकली गठबंधन अच्छा चीज है, होता भी है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन करती हैं। लेकिन अब इसको हम लिंक करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ। अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे, चाहे मेरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई विधायक रहे या ना रहे, चाहे मेरी पार्टी का कितना भी डाउनफॉल क्यों ना आ जाए, मैं अपने जीवन में किसी से भी गठबंधन नहीं करूंगा और कांग्रेस से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा।
कांग्रेस के बारे में इतना अनाप शनाप बोलने वाला आदमी आज कांग्रेस के साथ है और इंडिया अलायंस का एक बहुमूल्य हिस्सा है। जुमलेबाजी देखिए। अब आते हैं परिवारवाद पे। मुझे एक वक्त बहुत गर्व महसूस होता था आम आदमी पार्टी में, क्योंकि बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे परिवारवाद है, यानी कि अगर हम नेता हैं तो अपने चाचा भतीजा लोग को भी नेता बना देंगे, उसी पॉलिटिकल पार्टी में सेटल कर देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी पे मुझे घमंड हुआ करता था, ये आम आदमी पार्टी तो परिवारवाद करती ही नहीं है। लेकिन ये घमंड भी मेरा टूट गया जब अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होते हैं ईडी के द्वारा, तो उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने लगती है। और शॉकिंग बात मैं आपको बताऊं, सुनीता केजरीवाल जी ऑन पेपर आम आदमी पार्टी में कहीं रजिस्टर्ड है ही नहीं, ना ही उन्होंने कहीं से भी विधायकी का चुनाव लड़ा है, ना ही कहीं लोकल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी के साथ लड़ी है, वो कहीं पे भी नहीं। फिर चाहे वो प्रेस में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करना हो या फिर रामलीला मैदान में हो रहे आंदोलन में खुद को आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन कहना हो, सुनीता केजरीवाल कहीं पे भी नहीं चूक रही हैं। तो केजरीवाल साहब, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को यह लगता था कि दिल्ली की जनता को मुफ्त में पानी और बिजली बांट देने से उनके नजर में वो अभिनेता कहलाए। लेकिन सच मानिए तो ये उनका भ्रम था और वो भ्रम बहुत जल्द ही टूट गया। मुझे तो शर्म आती है ये बात बोलने में कि जब 2020 और 21 में हमारा पूरा देश कोरोना से संक्रमित था, हर जगह बंदरबाट चला हुआ था, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं था, बेड अवेलेबल्स नहीं था, लोग डरते थे घर से निकलने के लिए। ठीक उसी समय पे यानी कि 2021 में अरविंद केजरीवाल और उनके अन्य कार्यकर्ता 128 करोड़ का शराब घोटाला करके बैठ जाते हैं। खैर, ये बात अभी तक प्रूव नहीं है, लेकिन अगर प्रूव नहीं है भैया, तो बाकी कार्यकर्ता 2 साल से 1 साल से अंदर क्यों है आपके? क्यों आज मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, आज अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए और वो फिर इल्जाम लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के पॉकेट में है। आपने एक बात बोला था केजरीवाल जी, आपने ये कहा था एक समय पे कि सोनिया गांधी को ईडी और सीबीआई के हवाले कर दो, जितना भी घोटाला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया होगा वो सब उगल देगी। और आज आप खुद कह रहे हो कि मुझे ईडी और सीबीआई पे भरोसा नहीं है। ईडी आपको बार बार बुलाती थी लेकिन आप नहीं जाते थे। अन्य पॉलिटिकल पार्टी में करप्शन होता था तो बड़ा सा फाइल लेकर के चले जाते थे। हाल तो अब यहां तक आ चुका है कि इंडिया अलायंस में जो आम आदमी पार्टी के साथ है, उनके नेता ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। आप ये वीडियो देखिए। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। इतने सारे लोग हैं जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दिया है, क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बावजूद। व्यंग समझ रहे हैं आप, हिपोक्रेसी देख रहे हैं। दूसरे करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत खराब हो जाता है, खुद करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पाप का घड़ा यहां पे साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी में। अंततः मैं आप सब पे ये सवाल छोड़ता हूं कि क्या सच में आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है? क्या आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से काम कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी में परिवारवाद है? क्या अरविंद केजरीवाल जी का जुमलेबाजी जो है वो सच में एक एक्सट्रीम लेवल का जुमलेबाजी है? ये सभी सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। ये एक चिंगारी है जो अपने वीडियो के माध्यम से उठाता हूं और मेरी उम्मीद है इस चिंगारी को हवा देना आपका काम है। सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।